हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू परीक्षा निकेतन। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे 16 जून का पेपर सिर्फ 2, ठीक है। और बाकी के हम लोग 6 पेपर सॉल्व कर ही चुके हैं। बाकी के पिछले पेपर्स आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अर्लियर डेज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया द फोकस वॉज मोस्टली ऑन डिसिप्लिन ऑफ। मतलब पहले जो हम लोगों के हायर एजुकेशन होती थी इंडिया में, तब किस पे फोकस ज़्यादा किया जाता था? एग्रीकल्चर पे, मेडिसिन पे, आर्ट्स पे या फिर लॉ पे? तो डेफिनेटली किस पे किया जाता होगा? आर्ट्स पे फोकस किया जाता था, ठीक है। आर्ट्स पे फोकस क्यों किया जाता था? क्योंकि पहले जो कि हम लोगों की हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी कौन सी थी? एक तो तक्षशिला थी और नालंदा थी, ठीक है। यही दो उस टाइम पे ज़्यादा फेमस थी। यहाँ पे क्या क्या होता था? फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स होते थे, लिटरेचर होती थी, लिंग्विस्टिक होती थी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मतलब सब सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता था। लेकिन मोस्टली किस पे किया जाता था? तो आर्ट्स पे किया जाता था, ठीक है। सभी पे किया जाता था लेकिन मोस्टली आर्ट्स पे फोकस किया जाता था, ठीक है। देखो इसमें लिखा भी है कि जैसे कि पहले यूनिवर्सिटी कौन सी थी हम लोगों की? नालंदा एंड तक्षशिला, ठीक है। तो वो सेंटर थे लर्निंग का। वहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट होते थे? फिलोसफी होता था, लिटरेचर होता था, लिंग्विस्टिक होता था, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाती थी। इवन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड व्हेन द ब्रिटिश एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जब ब्रिटिश ने भी इस्टेब्लिश करी इंडिया में, तो उन्होंने किस पे ज़्यादा फोकस करा? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करा, ठीक है। तो उसमें आर्ट्स और उसमें ह्यूमैनिटीज़ में कौन कौन सब्जेक्ट्स थे? जैसे कि हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी हो गया, लिटरेचर हो गया, सोशल साइंसेस हो गए, और वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज दैट फिल अंडर द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जबकि और भी चीज़ें होती थी, जैसे हमने बताया एग्रीकल्चर भी होता था, मेडिसिन, लॉ, ये सारी भी चार चीज़ें प्रेजेंट थी, ठीक है। और ये हायर एजुकेशन में वॉज ऑन आर्ट्स, ठीक है। तो वो इट वॉज ओनली सब्सिक्वेंट ईयर्स विद द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, जब एक्सपेंशन हुआ हमारा एजुकेशन का, उस पर इन्फ्लुएंस पड़ा मॉडर्नाइजेशन का, डैट द रेंज ऑफ डिसिप्लिन ऑफर्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटी डाइवर्सिफाइड टू इंक्लूड अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट। फिर उसमें और सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोलैबोरेटिंग लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज लिसनिंग स्किल इज डेवलप। सबसे पहले समझते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है। पहले भी हमने इसको डिस्कस करा था। कोलैबोरेटिव लर्निंग वो होता है जिसमें टीचर क्या करती है? टीचर करती है कि आपके स्टूडेंट्स के कुछ ग्रुप्स बना देती है। उन ग्रुप्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो यहाँ पे 5 बच्चे ले लिए, इसमें 5 बच्चे ले लिए, ठीक है। इसको एक अलग टास्क दे दिया, इसको अलग टास्क दे दिया। तो ये जो टास्क दिया गया इन बच्चों को, तो ये जितने भी बच्चे यहाँ पे 5-6 बच्चे होंगे, 2 सभी मिलके उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेम दैट्स इसमें भी यही होता है। इसमें अलग टास्क देंगे, बच्चे सभी मिलके यहाँ पे कोलैबोरेट यानी एक साथ मिलकर एक समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो हो गया कोलैबोरेटिंग लर्निंग। अब इसमें पूछा गया हमसे कि लिसनिंग स्किल कैसे डेवलप होगी। देखो लिसनिंग स्किल डेवलप करना है तो डेफिनेटली कोलैबोरेटिंग लर्निंग है, तो बच्चों का ग्रुप तो होगा ही होगा। तो इसमें कौन सा कोलैबोरेटिंग लर्निंग में लिसनिंग स्किल डेवलप होगी? देखो फिश बॉल, ये कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था फिगर से। देखो हम आज थोड़ा सा थॉरली समझा देते हैं। जैसे मान लो एक सर्किल में हमने बच्चों को बैठाया, कुछ बच्चे हमने अंदर की तरफ बैठाए, ठीक है, और कुछ बच्चे हमने बाहर के फेस की तरफ करके बैठाए, ठीक है। अंदर वाले बच्चों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो बाहर वाले बच्चे इसको सुन रहे हैं, ठीक है। फिर ये बच्चे आपस में अदला बदली कर लेंगे, फिर इन्होंने जो सुना होगा वो अंदर जाके फिर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से क्या हो रहा है, इन लोगों का ये चीज़ें सीख तो रहे ही है, लेकिन क्या हो रही है, इसकी लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है। कोलैबोरेटिंग लर्निंग भी हो रही है और लिसनिंग स्किल भी डेवलप हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिश बॉल स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें एक वर्ड और है जिगसॉ स्ट्रैटेजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिगसॉ स्ट्रैटेजी क्या होता है? जिगसॉ स्ट्रैटेजी होता है कि इसमें जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग होता है ना, बच्चे आपस में मिलकर चीज़ों को सीखते हैं, उसी तरीके से बच्चों के स्मॉल ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और आपस में चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्मॉल ग्रुप बना दिए बच्चों को और एक्सपर्ट एक टॉपिक दिया, उसमें बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं, मतलब एक्सपर्ट होने की कोशिश करते हैं। फिर एक बच्चा जैसे इस पर एक्सपर्ट हो गया, वो बाकी के बच्चों को यही टॉपिक एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये भी कोलैबोरेटिव लर्निंग का महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग
initiated a new policy on agriculture and created a central institute at पूसा। ठीक है, पूसा कहाँ पे प्रेजेंटली, ये बिहार में है। इसमें ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी किसने न्यू पॉलिसी बनाई थी, किस पे, एग्रीकल्चर पे, और क्रिएट की थी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट एट पूसा। तो वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था हायर एजुकेशन में। इनको आप डेफिनेटली एक बार ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड क्या था, सबसे पहले तो आप वो याद कर लो। तो इनका टाइम पीरियड था 1899 से 1905 पे था, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे 3 यूनिवर्सिटी भी खोली गई थी, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए एक यूनिवर्सिटी खोली जो कि पूसा में खोली थी, और इसमें इन्होंने मतलब एग्रीकल्चर के बहुत प्ले रोल किया था कि जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें होंगी उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे अगर इसमें समझ में आ गया ना सभी को, तो उसमें ये आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिस्टोटेलियन लॉजिक इज बर्बलिस्टिक, ठीक है। फॉर द अगला स्टेटमेंट है, फॉर द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक बबल फॉर्म इज नॉट द सेंस ऑफ इन्फ्रेंस एंड इज रिक्वायर्ड ओनली टू कन्विंस अदर। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है एरिस्टोटेलियन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिडक्टिव आर्गूमेंट्स को पढ़ते हैं, तो वो कैसा है, बबलिस्टिक है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल हमारा ट्रू है। लेकिन इंडियन स्कूल ऑफ न्याय में क्या होता था, बबल तो नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है कन्विंस करने की। मतलब कि ये जो न्याय है फिलोसफी ऑफ स्कूल से, इसमें क्या होता है कि दूसरे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, मतलब इस तरीके से कन्विंस करते हैं कि जो हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो होता है लॉजिक में, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो इसमें जैसे इसमें था कि पहला तो हमने पढ़ लिया कि एरिस्टोटेलियन लॉजिक बर्बलिस्टिक होता है, ठीक है। बर्बल एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज टू कंसिडर लॉजिकल आर्गूमेंट एंड ड्रॉ इन्फ्रेंस, मतलब बर्बल ही ये सारी चीज़ें आर्गूमेंट करते हैं और फिर उसको ड्रॉ इन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है। और हमने ये भी बताया कि ये फॉर्मल डिडक्टिव होता है, भी बताया था पीछे। फिर इसमें न्याय में क्या होता था कि इज़ नॉट ए सेंस ऑफ इन्फ्रेंस, ये सब बताता ही नहीं है बल्कि कन्विंस करता है दूसरों को, ठीक है। तो ये इसीलिए कन्विंस करते हैं, इसीलिए न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी ओल्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, और इन्फ्लुएंशियल भी है। स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। और इसमें इंडक्टिव तो है, डिडक्टिव तो है ही, इंडक्टिव आर्गूमेंट भी इसमें इंक्लूड होता है। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि न्याय फिलोसफी में कौन कौन से आर्गूमेंट इंक्लूड होते हैं, तो दोनों होते हैं, इंडक्टिव भी एंड डिडक्टिव भी, ठीक है। इसमें हम कन्विंस भी करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आईसीटी से लिया गया है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन मतलब एक न एक आता ही है। तो देखो इसमें लिस्ट दी रखी है, जैसे से बोला गया 100 कस्टमर की लिस्ट है, ठीक है। कॉलम ए जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, नेम को। जैसे कॉलम ये जो एक है ये कस्टमर के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉलम बी जो है उसकी कैटेगरी की, बच्चा है कि एडल्ट है, चाइल्ड और एडल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 01। तो 01 क्या दर्शा रहा है कि 0 जो है वो डिस्काउंट प्राइस है, मतलब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पर डिस्काउंट प्राइस दिया रखा है, वहाँ पर जो 1 लिखा है वहाँ पर उसको फुल प्राइस देना है, ठीक है। फिर डी में क्या हो गया कि जो कस्टमर ने पे करा, यानी 0 पे करा, इसका मतलब उसने डिस्काउंट प्राइस को पे करा है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया। फिर इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जो फॉर्मूला इंडिकेट करता है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर हु आर एडल्ट, जो एडल्ट तो है लेकिन वो डिस्काउंट प्राइस नहीं है उसके पास, ठीक है। मतलब उन एडल्ट का प्राइस हमें ऐड करना है जिसके पास डिस्काउंटेड नहीं है। जैसे कि मतलब जैसे कि ये वाला प्राइस डिस्काउंट नहीं है ना, ये वाला प्राइस हम लोग ऐड करेंगे, क्लियर। तो इसमें हमें फॉर्मूला को देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठेगा। देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, सबसे पहले देखो सम इफ़, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा बैठ सकता है। D2 कौन सा होगा, ये D है, ये 2 है, ये है। D2 से 101 तक, यानी जहाँ यहाँ तक जा रहा है ना तो वहाँ तक ले लिया। फिर इसने कहा कि B2 से B2 ये है, क्योंकि चाइल्ड तो लेना नहीं है क्योंकि उसने एडल्ट की बात की है, ठीक है। B2 से B2 नहीं, इसे पूरा ही ले लेते हैं, B2 से लेके पूरा 101 तक ले लेते हैं। फिर इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि जो बच्चा एडल्ट है, ठीक है, एडल्ट। देखो यहाँ पे क्या होता है, डबल कॉमा में लगाना पड़ता है तभी ये रिप्रेजेंट करेगा, तो ये गड़बड़ हो गया,
यहाँ पे देखो ब्रैकेट के पहले इक्वल के पहले लगा है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसने क्या कर दिया, B2 ले लिया। B2 में तो चाइल्ड एडल्ट ले लिया, जबकि हमें लेना क्या था, ये वाला प्राइस वाला लेना था, तो ये गड़बड़ हो गया। इसमें तो सीधा इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी, सारे ऐड कर देगा, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। फिर ये वाले देखो D2 से 101 तक ले लिया, ठीक है, सारे से प्राइस ले लिए पहले तो क्लियर है, मतलब सारे से डिस्काउंट वाले और बिना डिस्काउंट वाले सारे प्राइस ऐड कर लिए, ठीक है, क्लियर है। फिर इसने B2 से मतलब सारे चाइल्ड और एडल्ट दोनों ले लिए, लेकिन कंडीशन यहाँ लग गई कि जो वो एडल्ट हो वो और क्या हो, 1 के इक्वल हो। 1 का मतलब क्या होता है, जो डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। तो उसने कंडीशन सही लगा दी ना कि सभी को तो ऐड करो, लेकिन किस किस को, जो एडल्ट हो वो और जो 1 हो वो, ठीक है। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठ रहा है, डी ऑप्शन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं एलिमिनेशन से बहुत अच्छे से हो जाते हैं। At which of the following ancient place of higher learning did the famous royal physician जीवक who had cured the king बिम्बिसार study? मतलब से ये बोला गया, जीवक का नाम हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीवक था, चिकित्सक होता है, ये तो चिकित्सक था, लेकिन किसको क्योर करा था, बिम्बिसार को उसने क्योर करा था। तो ये जो है वो कहाँ पे इसने पढ़ाई करी है, वो ये पूछ रहा है, तो कहाँ पे करी है, तक्षशिला में इसने अपनी स्टडी को करा था, ठीक है। Which of the following statement is equivalent to the following statement? ठीक है, ये तो हर शिफ्ट में मतलब क्वेश्चन फिक्स है कि ये डेफिनेटली आना ही आना है। All philosophers are non-conservatives, ठीक है, इसने ये बोल दिया कि all philosophers जो हैं वो कंजर्वेटिव नहीं है, यानी कि all और नो मिल गए तो ये नो वाला स्टेटमेंट नहीं बन गया, ऑल और नो बन गए तो नो वाला स्टेटमेंट बन गया। तो नो वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ये वाला स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा है ना। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑल और नो मिल गया ना तो नो हो जाएगा ये, तो ये नो स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर टेम्परेचर कैन बी रेज अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब ये बोला गया कि कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर है, उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा सकते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। इसका उन्होंने कारण ये दे दिया कि कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ कलेक्टर एरिया एंड एब्जॉर्बर एरिया आर न्यूमेरिकली सेम, ठीक है। मतलब ये वाला इसका रीज़न तो मुझे नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर इसने बोल दिया कि जो मैग्नीट्यूड है कलेक्टर का और जो एब्जॉर्बर एरिया है वो सेम है, तो ये तो इसका रीज़न नहीं हो सकता ना। तो ए तो करेक्ट है बट आर इज़ नॉट करेक्ट। द बुद्धिस्ट आर्गू दैट रियलिटी शुड बी अंडरस्टूड एज लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट, मतलब उन्होंने ये बोला, बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने आर्गू करा कि जो रियलिटी है वो हम समझ सकते हैं लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट से, मतलब भाषाई था आधारित पे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, सही है। इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट वी कैन से डैट रियलिटी इज़ अ मीडिया कंस्ट्रक्ट, मतलब आज के टाइम पे जो रियलिटी है वो क्या है, मीडिया कंस्ट्रक्ट है। मतलब जैसे हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गई, मीडिया है, तो जो रियलिटी होती है हम लोग उससे कंस्ट्रक्ट हो गए, प्रभावित हो रहे हैं। तो ये भी कुछ हद तक सही है, तो मेरे हिसाब से इसका दोनों आंसर सही होगा। देखो इसमें क्या लिखा है, जैसे ये वाला तो सब कुछ समझ ही गया होगा, ये वाले में अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो इसमें क्या हो जाएगा कि टुडे कंटेक्स्ट रियलिटी कैन बी कंसिडर अ मीडिया कंसर्ट, दिस इम्प्लाइज दैट मॉडर्न मीडिया सच एज टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी परसीव रियलिटी, मतलब कैसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं आज के टाइम पे मीडिया कंस्ट्रक्ट हो गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस है, उसके बारे में हमें बताना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, ठीक है। ये देखो डिस्ट्रॉय तो करती है ओजोन को, यानी ई तो डेफिनेटली होगा, तो इन दोनों में से कोई होगा। वेरी स्टेबल, ये स्टेबल है, ठीक है। बी और सी में ढूंढना है हम लोगों को। वेपराइज जस्ट बिलो रूम टेम्परेचर, हाँ वेपराइज हो जाती है, यानी बी, डी एंड ई, ठीक है। कुछ ऑप्शन ना आप एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बाइगॉस्की इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी दी थी ना, कि बच्चा जो होता है सोशल से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है।
लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन, मतलब जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है, सोशल इंटरेक्शन से होती है, कोलैबोरेशन से होती है, यानी मिलकर हम चीज़ों को एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेटली हमारा ट्रू होगा। According to Vygotsky, scaffolding involve providing the student with all of the answers and solution to the problem। नहीं, scaffolding जो होता है एक टेम्पररी हेल्प होती है, ना कि हम बच्चों को सीधा आंसर ही बता देते हैं कि सारे सॉल्यूशन बता दिए, तो वो इसको फोल्डिंग होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग का मतलब होता है जैसे बच्चा कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो हम उसको हिंट दे दें, हेल्प दे दें, ताकि वो अपने खुद से सेल्फ आंसर निकाल पाए। ठीक है, तो फर्स्ट तो ट्रू है पर सेकेंड हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो फर्स्ट ट्रू एंड सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है मेटा कम्युनिकेशन का, समझते हैं। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जैसे मान लो हमने आपको कोई चीज़ समझाई, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम आपसे कहेंगे अच्छा आप बताओ कि मैंने अभी क्या कहा, तो फिर आपने अगर रिपीट कर दिया वो चीज़ तो हम समझ जाएंगे कि ठीक है आपको समझ में आ गया। तो वो ही बोला गया कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, मैंने जो बोला वही आप बोल रहे हो, मतलब संवाद, यानी कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव, बहुत इन्फ्लुएंस बनाने के लिए हम लोग मेटा कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। VOC से तो रोज क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या सोर्स होते हैं VOC के, तो कैसे प्राइमरी हम लोग पढ़ा था, एक सेकेंडरी पॉल्यूशन से पढ़ा था, इसमें नाइट्रेट पढ़ा था, पहले में नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड पढ़ा था, सेकेंडरी में हम लोग ओजोन वगैरह पढ़ा था, है ना, ओजोन वगैरह पढ़ा था। तो इसे बोला गया कि इसके सोर्सेज क्या हैं, तो व्हीकल से निकलता है, डेफिनेटली निकलता है, प्लांट, टर्माइट्स, पावर प्लांट्स, बुक, सबसे निकलता है। ठीक है, अब कहोगे व्हीकल से कैसे निकलता है, देखो CO2 वगैरह निकलता है कि नहीं निकलता, तो वो क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। प्लांट से भी निकलता है। बुक्स क्या होता है, बुक्स ये होता है जैसे पानी कहीं पे भरा होता है, दलदली मिट्टी जैसे हो जाता है, वहाँ से भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक क्रिया होकर वहाँ से भी कुछ गैसेस निकलने लगती हैं, वो भी VOC होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, देखो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पोर्टफोलियो, देखो समझा देते हैं पहले क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है जैसे मान लो आप बच्चे जो होता है उसकी हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रख लेते हैं, जो वो उसका लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कमी क्या है, मतलब सारी चीज़ों को हम एक पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि बच्चे को अगर हमें चेक करना हो तो हम उसका वही पोर्टफोलियो देख के पता कर लेते हैं कि बच्चा अभी किस पोजीशन में, उसको इम्प्रूवमेंट की कितनी आवश्यकता है। ठीक है, तो वो होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। इसे बोला गया कि असेसमेंट होता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कलेक्टिंग अ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम एक टाइम पे उसकी सारी एक समय के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठा करते जाते हैं चीज़ों को कि उसने क्या क्या अचीव करा और क्या नहीं करा। इसमें क्या इंक्लूड होता है, एसेज होते, प्रोजेक्ट होते, प्रेजेंटेशन होती, रिफ्लेक्शंस होते, मतलब उसके सारे वर्क उसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। यूज़ टू ऐसे स्टूडेंट प्रोग्रेस का यूज़ किस लिए करते हैं, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए और आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्लियर। फिर बोला गया पोर्टफोलियो असेसमेंट इज ऑफन यूज टू कंजक्शन विद अदर असेसमेंट मेथड सच एज टेस्ट एंड क्विजेस। इसमें भी हम उसके जो टेस्ट होते हैं, मेथड्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, सब चीज़ें इंक्लूड करते हैं। उसको कॉम्प्रहेंसिव बनाने के लिए हम पिक्चर लगाते हैं स्टूडेंट की लर्निंग वगैरह की सब चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है पोर्टफोलियो। अब आंसर आराम से बन जाएगा। देखो क्या बोला गया, प्रोहिबिट मतलब निषेध होना। किस चीज़ का निषेध बोल रहा है, टीचर्स एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस। नहीं, इसमें तो दोनों लोग इंक्लूड होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, एक गलत हो गया। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स अचीवमेंट ओनली, तो ओनली अचीवमेंट ही अकेले नहीं, उसकी वीकनेस को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इंगेजिंग द स्टूडेंट इन असेसिंग देयर प्रोग्रेस एंड एस्टैब्लिशिंग ऑन गोइंग लर्निंग गोल्स, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन फीलिंग अबाउट लर्निंग, ओके, ये भी सही है। लिंक असेसमेंट एंड टीचिंग टू लर्निंग, मतलब असेसमेंट लिंक होता है किसके का, असेसमेंट का और टीचिंग का लर्निंग के बीच में, तो ये भी सही है। तो C एंड D आर करेक्ट। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसे बोला गया 5 years ago a 4 person ABCD was 45 years, it another E is included in the group। अगर 4 लोगों की जो आयु है 5 वर्ष पहले,
तो वो कितनी है, 45 वर्ष है। एक व्यक्ति और ये इसमें जुड़ गया तो उसकी जो प्रेजेंट एवरेज एज हो गई वो कितनी हो गई, 5 की 49 हो गई। तो हमसे एक ही एज पूछा गया। देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी 4 लोग थे, इनकी आयु कितनी है, 45 है। पर ये जो 45 है वो 4 की हो गई, ठीक है। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की है। प्रेजेंट में क्या होगा, सभी की आयु में 5 जुड़ेगा ना, सभी की आयु में जुड़ेगा। और 4 लोग हैं, 5 पर जुड़ेगा यानी 20 और जुड़ जाएगा, 20 ईयर्स और जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 + 20 तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। फिर इसमें ई और इंक्लूड हो गया, यानी ये 4 तो थे ही थे और इसमें ई भी इंक्लूड हो गया, तो कितने लोग हो गए, 5। तो उनकी बोली गई 49 हो गई। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतनी हो गई, ठीक है। अब हमें ई की निकालनी है, तो इस वाले स्टेटमेंट से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारी निकल आएगी 245 - 200, ठीक है। कितनी आ गई, 45, ठीक है। तो ये वाला ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, द आइडिया ऑफ एबोलिशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ एजुकेशन लाइक यूजीसी, AICTE, NCTE इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट सच मल्टीपल बॉडीज आर रिडंडेंट। मतलब कि ये जो सारी बॉडीज हैं, इन सब मतलब एक तरीके से अनावश्यक बोला गया है इसको, क्योंकि इनको एवोल्यूशन के लिए बोला गया कि क्योंकि ये सारी चीज़ें, एक काम तो इनके अलग अलग है बेसिकली, लेकिन इसको अनावश्यक बोला गया है, ठीक है। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ अपोज द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, इसने इसका विरोध किया। उसने बोला इट वुड अफेक्ट रोल ऑफ द अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी ऑफ लीगल प्रोफेशनल इन इंडिया, ये अफेक्ट करेगी रेगुलेटरी बॉडी को लीगल प्रोफेशन इंडिया में, ठीक है। तो हमारे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। BCI के बारे में आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना, ये कैसा होता है, एक लीगल अथॉरिटी होती है, इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है, डाटा ड्राइव इन होती है, रेप्लिकेबल होती है, वेरिफिएबल होती है, या फिर सब्जेक्टिव होती है। देखो सब्जेक्टिव नहीं होगा, साइंटिफिक रिसर्च कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होता। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो क्या रिसर्च साइंस बदलता रहता है क्या, हर व्यक्ति के हिसाब से नहीं बदलता, ये ऑब्जेक्टिव होता है। साइंटिफिक रिसर्च कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एक बार हमें चीज़ों को निकाल दिया तो वही सही होगा, ठीक है। तो डी तो नहीं होगा, डी नहीं होगा तो हमारा आंसर मिल गया। डाटा भी ड्राइव इन करता है, रेप्लिकेबल होता है, मतलब उसको चीज़ों को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वेरीफिएबल उसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स, लर्नर की जो लर्निंग होती है उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है, सोशियो इकोनॉमी स्टेटस इफेक्ट करता है, कल्चरल बैकग्राउंड इफेक्ट करता है, या टाइप ऑफ स्कूल। देखो बच्चे को ओवरऑल हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो हेरिडिटी हो एक तरीके से, इन्वायरमेंट हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, हर चीज़ें लर्नर को अच्छी तरीके से भी इफ़ेक्ट कर सकती है, बुरी तरीके से भी। अगर उसको दोस्त अच्छे मिल जाते हैं तो लर्नर में अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है, अगर फैमिली स्ट्रक्चर बुरा होता है तो वो इफ़ेक्ट करता है, अच्छा होता है तो इफ़ेक्ट करता है। तो बेसिकली बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये चारों चीज़ें बच्चे को इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर स्कूल में टीचर्स अच्छा मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं बच्चे के अकॉर्डिंग तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, इफ़ेक्ट करेगा उसको। अगर अच्छा है स्कूल तो भी मतलब उसको अच्छा इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 0 ये सीरीज़ दे रखी है इसमें। देखो -1 से 0 कब आएगा, जब हम इसे +1 करेंगे, ठीक है। 0 से 3 कब आएगा, जब हम लोग इसे +3 करेंगे। 3 से 5 कब आएगा, जब हम +5 करेंगे। देख रहे हो 1 3 5 यानी और नंबर सीरीज चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे 7 ऐड करा होगा, यहाँ पे 9 ऐड करा होगा, यहाँ पे फिर क्या ऐड करा होगा, 11। तो 35 ऐड हो जाएगा, 35 आ जाएगा, मतलब इसमें 11 ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज एन आर्गूमेंट दैट इमर्जेंस ऑफ टेलीविजन ऑडियंसेस हैज brought in more personalized and interactive communication and media culture।
मतलब ऐसे ये बोला गया कि जो टेलीविज़न ऑडियंस होती है उसको बहुत पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन उसको इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टेलीविज़न ऑडियंसेस होती है बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाती है टेलीविज़न शोज़ वगैरह से। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू हो जाएगा। विद इन एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेजेस डू नॉट एक्वायर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलाइजेशन। देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो हम लोग कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं उसमें अभाव होता है सामाजिकरण का। इसमें लिखा ना कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलाइजेशन डू नॉट एक्वायर एलिमेंट, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि कम्युनिकेशन में तो सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड रहती है, जुड़ी हुई रहती है, तभी वो एक अच्छा कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारा फर्स्ट तो ट्रू था, पर सेकेंड इज फॉल्स हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला गया विद इन, इसमें दिस अलाउ मैसेज टू बी शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म विच कैन इंक्रीज देयर कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलाइजेशन। इसमें लिखा डू नॉट एक्वायर, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। इसीलिए जैसे न्यूज़ स्टोरी, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, अ न्यूज़ स्टोरी डैट इज़ ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन कैन ऑल्सो बी शेयर ऑन सोशल मीडिया। अगर हम कोई चीज़ टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसको हम शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, क्लियर। कंडेंसेशन सिम्बॉल्स इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आर, तो क्या होगा, डोमिनेंट मतलब सुस्त होता है, इवोकेटिव मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वीक एजम्पशन या इकाप्टिस्ट। मतलब इस वाले जैसे क्वेश्चन को हम लोग अगर थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करें तो हो जाएगा। देखो इसमें 3 वर्ड्स नेगेटिव मिल रहे हैं, तो डोरमेंट मिल रहा है, वीक एजम्पशन मिल रहा है, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो इफेक्टिव तो डेफिनेटली होगा, तो क्या हो जाएगा, इवोकेटिव हो जाएगा, इवोकेटिव हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे बोला गया मैंगो को हमने 4 कोड करा है, बनाना को 5 कोड करा है, पियर को 3 कोड करा है, तो मस्कमेलन को कैसे करेंगे। देखो इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 करा तो कितना आ गया 4। इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 तो 5 आ गया, 4 - 1 3 हो गया। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 - 1 करेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। Recycling drastically reduces pressure on landfills and incinerators। तो इसमें ये बोला गया, देखो जैसे कि रिसाइकिल करते हैं ना कोई चीज़ों को हम, तो वो क्या होती है, प्रेशर लैंडफिल्स में उसको रिड्यूस करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ हमने रिसाइकिल कर लिया उसको, तो उसमें क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, लैंडफिल्स कम होगा, प्रेशर कम पड़ेगा लैंडफिल पे। फिर सेकेंड बोला गया कि इंक्रीज़ कर देता है डिमांड फॉर रॉ रिसोर्सेज। इंक्रीज़ क्यों करेगा, अगर हम लोग रिसाइकिल कर रहे हैं चीज़ों को, दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो इंक्रीज़ नहीं जबकि डिक्रीज़ कर देगा डिमांड को रॉ रिसोर्सेज में, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखो इसमें ये एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड करा था। देखो इसमें क्या था कि रिसाइकिल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, इसको रिसाइकिल जो होता है वेस्ट के अमाउंट को कम कर देता है, डैट गोज टू लैंडफिल्स एंड इंसिनेरेटर्स, दिस हैव टू रिड्यूस कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि कंजर्व करता है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया कि रिसाइकिल एक्चुअली रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ रॉ रिसोर्सेज, रिड्यूस नहीं करता है ना, मतलब इंक्रीज बोला गया था जबकि रिड्यूस करता है वो चीज़ों को। दिस इज़ बिकॉज रिसाइकल मटेरियल कैन बी यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट। हम लोग न्यू प्रोडक्ट बना लेते हैं ना उसको, तो हमें डिमांड तो हमारी घट जाएगी अगर हम वही चीज़ दोबारा यूज़ कर रहे हैं। वे रिड्यूस द नीड टू एक्सट्रैक्ट न्यू रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ, तो हमें उसकी नीड हमारी घट जाती है, अगर हमें अर्थ से दूसरी चीज़ें निकालनी है तो उसकी डिमांड घट जाती है क्योंकि हम वही पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। Which of the following statement are so related that if one of them is true and other must be false, even both them of can be false। देखो हमने बताया था AEIO, ये हम डेली बताते आ रहे हैं ना, या कि बोथ ऑफ देम कैन बी फॉल्स, तो कैन बी फॉल्स ये होता है ना, ए और ई कैन बी फॉल्स होता है, कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो इसमें ए ऑल और ई मतलब नो वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ऑल और नो वाला स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, बी और सी, यानी बी और सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। Next, if the statement some truck are polluting vehicles
इज गिवन ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इमीडिएटली इन्फर टू बी फॉल्स। देखो हमें एक स्टेटमेंट ट्रू दिया गया और फॉल्स वाला पूछ रहा है, तो क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लो, AEIO, ऐसे ही क्रम से बनाना है, ठीक है। फिर इसमें बनाने के बाद जो आपको दे रखा है उसको आप एक बार नोट कर लो कि क्या क्या दे रखा है। जैसे कि इसमें ट्रू क्या दे रखा है आपको, सम वाला चीज़ ट्रू दे रखा है, तो सम हमारा कौन सा होता है पहले लिख लेते हैं, ए ऑल वाला होता है, ई नो होता है, आई सम होता है, ओ सम नॉट होता है, ठीक है। फिर से बोला गया सम वाला, ये सम वाला ये है, इसने ये बोल दिया कि ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। हमसे फॉल्स वाला पूछ रहा है, तो फॉल्स कौन सा होगा, डेफिनेटली इसके अपोजिट वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नो वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, नो वाला स्टेटमेंट कौन सा है, डी स्टेटमेंट सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, इसका मतलब डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन सर्वे आर वेरी यूजफुल बिकॉज इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज कंस्टिट्यूट एन अनवायर्ड सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन। देखो ऑलवेज लगा दिया उसने, पहली बात तो कि ऑनलाइन जो होता है सर्वे इंटरनेट पे यूज़र जो करते हैं हमेशा अनवायर्ड सैम्पल पॉपुलेशन को चुनते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑलवेज वाला गलत हो जाएगा। A convenient sample is one that simply available to the researcher by virtue of its accessibility। देखो convenient sampling क्या होता है कि जो रिसर्चर आसानी से चीज सैंपल उनको लोग आसानी से मिल जाएं, ठीक है, तो वो होता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। तो सेकंड तो डेफिनेट ट्रू है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था प्रीवियस वीडियो में, इसके टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम जब आया था तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी आया था एक बार, तो हमने उसको एक्सप्लेन करा था। तो फर्स्ट तो फॉल्स हो जाएगा और सेकेंड इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है, साहित्य चोरी होता है कि अगर आप किसी का डाटा अपने डॉक्यूमेंट में आप लिख लेते हो और उसका नाम मेंशन नहीं करते हो तो वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है। तो उसे बोला गया कि 14% जो होगा तो वो कौन से लेवल में आएगा। देखो इसके कितने लेवल होते हैं, लेवल 0 होता है एक, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है एंड लेवल 3 होता है। तो ये क्लियर हो गया कि लेवल तो हमारे 4 होते हैं। लेवल 0 में क्या होता है, 10% तक की गलती आपकी माफ़ हो जाती है। फिर 10 से कितनी होती है, 10 से कितनी हो जाती है आपकी, 10% से 40% आपकी लेवल 1 में होती है। फिर सेकंड में 40 से 60 हो जाती है और अप टू 60% में लेवल 3 के अंतर्गत आती है। तो हमसे 14% बोला गया, तो 40% इसमें लेवल के बीच में आएगा लेवल 1 में, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें ऑनलाइन टूल्स दे रखे हैं, उसके फंक्शन दे रखे हैं। देखो ये वाला जो माइंड मेजर था हमने पहले भी पढ़ा है, ये किस में आया था, हमारा माइंड मैपिंग में आया था पढ़ा था हम लोगों ने, तो बी का तो थर्ड होगा, तो ये दो ऑप्शन हमारे कट हो गए, ठीक है। गूगल डॉक्स का तो आजकल हर कोई यूज़ करता है, ये किस लिए होता है, लाइव पोलिंग के लिए होता, बिल्कुल नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन के लिए डेफिनेटली हम लोग करते हैं, यानी सी का सेकंड ये इन दोनों में मैच हो रहा है। अब इन दोनों में बचा मेंटीमीटर क्या होता है हमारा, लाइव पोलिंग और फीडबैक के लिए, यानी डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 ये रहा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो एड पजल होता है वो इंटरेक्टिव वीडियो बनाने के काम में आता है, माइंड मेजर माइंड मैपिंग के, गूगल डॉक कंटेंट राइटर कंटेंट क्रिएशन के लिए, और मेंटीमीटर जो होता है लाइव पोलिंग और फीडबैक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्लियर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। A man X can complete 1/3 of a job in 5 days and another Y can complete 2/5 of the job in 10 days. In how many days both X and Y complete together the job? देखो जो X होता है वो 1/3 जो काम होता है अपना 5 डे में करता है, तो अगर हम इसको कहें कि पूरा काम कितने में कर लेगा तो हम इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी X जो होता है 15 डे में अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। फिर जो Y होता है, Y जो है 2/5 काम जो होता है 10 डे में करेगा, तो एक काम कब करेगा, तो 10 × 5/2, 2 5 ज़ा 10, 25 में आ जाएगा, तो 25 में कर पा रहा है, ठीक है। अब इसे टुगेदर करवाना है दोनों को, तो हम इन दोनों की इफिशिएंसी टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम लेके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब टोटल वर्क ऊपर लिखते हैं हम लोग, ठीक है,
और इसको जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा तो सीधा इनको जोड़ देते हैं, इसमें काट लेते हैं। 5 3 = 15, 5 8 = 40, तो 75/8 आ गया। इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो 9 3/8 डेज आ जाएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन ए में है। What were the initiated during the second 5-year plan to improve technical education in India? देखो 5-year plan जो फैला था हमारा 1951 से 1956 में आया था पहला वाला, और इसमें सेकंड का पूछा गया, तो सेकंड कब आया था, 1956 से 1961 में। क्लियर है? तो ये हमारा सेकेंड ईयर प्लान हो गया। इसे बोला गया कि क्या क्या इनिशिएटिव हुए थे उस टाइम पे। क्लोजर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग इंजीनियर कॉलेज, मतलब कि जो नॉन परफॉर्मिंग इंजीनियर कॉलेजेस हैं उनको बंद कर दो, तो ये तो यहाँ पे नहीं हुआ था। देखो आंसर मिल गया ना हमें ऐसे ही, बी सी डी एंड ई। इस्टेब्लिश करा गया था आईआईटी मद्रास को, कब किया गया था आईआईटी मद्रास को, स्टार्ट 1956 के अराउंड उसको इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, याद रखना 1956 के अराउंड उसको इस्टेब्लिश करा गया था। स्कीम्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसको इम्प्रूवमेंट करा गया था। स्टाइपेंड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टाइपेंड दिया गया था किनको, जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे और सिलेक्ट हुए थे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में इन कंट्री। ठीक है, जो बच्चे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके आए थे ट्रेनिंग कॉलेजेस में, उनको स्टाइपेंड दिया गया था। प्लान टू एस्टैब्लिश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हाँ ये भी हुआ था, प्लान करा गया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। द WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका फुल फॉर्म होता है, इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। जो वर्ड WWW होता है, हम लोग नहीं लिखते हैं, कोई वेबसाइट लिखना होता है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट रहते हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर विच आर ऑलवेज कनेक्टेड टू इंटरनेट सो दैट पीपल कैन व्यू देयर पेजेस 24 आवर्स अ डे। देखो जो वेब पेज होते हैं क्रिएट तो हम लोग ही करते हैं, लेकिन कुछ टाइम और पीरियड के लिए वहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ रिजल्ट का वेबसाइट पे अपलोड होना, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हम लोग अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद हटा दिया जाता है वो गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि वो हमेशा रहेगा या फिर 24 घंटे रहेगा, ऐसा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the major criticism of mass communication as cultural industry? मतलब क्रिटिसिज्म बताना है मास कम्युनिकेशन का क्या हो सकता है। मास मीडिया आर प्रो पीपल, इसका मतलब क्या होता है कि जन समर्थक होते हैं। जन संचार मीडिया जो होते हैं जन समर्थक होते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म कहाँ से हो गया, क्रिटिसिज्म नहीं है ना ये, तो ये तो नहीं होगा। प्रोडक्ट्स ऑफ कल्चर इंडस्ट्री आर स्टैंडर्डाइज्ड, हाँ ये हो सकता है कि हम लोगों ने मानकीकृत कर दिए, स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है कल्चर को एक तरीके से, तो बी तो होगा, बी होगा, तो ये हट गया हमारा। द प्रोडक्शन आर डिवोइड ऑफ एस्थेटिक मेरिट, इसका मतलब क्या होता है, सौंदर्य बोधक। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, जो सुंदरता बोधक होते हैं, गुणों का अभाव होता है उत्पादनों में। ठीक है, द कल्चर इंडस्ट्री डज यूनिफॉर्म मास प्रोडक्शन, मतलब एक समान जन उत्पादकता आती है, तो ये भी क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया मास मीडिया का। तो BCDR इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज एन इंटरनेट सर्विस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल करेक्टली मैच्ड। ठीक है, मतलब जो करेक्टली मैच्ड है हमें उनको बताना है कि कौन सा मैच है। WWW क्या FTP से कनेक्ट है इंटरनेट सर्विस में, बिल्कुल नहीं। किससे कनेक्ट होगा फिर WWW, इससे नहीं होगा, तो किससे होगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है कनेक्ट होता है HTTP से। ईमेल, हाँ ये वाला करेक्ट हो गया कि SMTP, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्मॉल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, स्मॉल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। स्मॉल नहीं, सॉरी यहाँ पे सिंपल होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है,
ईमेल, ईमेल एफटीपी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। किससे होगा फिर ईमेल? इससे होगा, एसएमटीपी से। फाइल ट्रांसफ़र किससे होगा? फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका एफटीपी से, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, no one has shown that Mars was not created by alien, therefore Mars is actually created by the alien। देखो ये पहले भी आ चुका ना कि हम लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रूव नहीं हो पाया कि भगवान है, मतलब लोग ऐसा करते, प्रूव ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो कोई भी लोग प्रूव नहीं कर पाए इसको ऐसा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, देयरफॉर एक्चुअली क्रिएटेड बाय द एलियन। इसीलिए हमने मान लिया कि जो मार्स है वो एक्चुअली क्रिएट किया गया एलियन के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है अपील टू इग्नोरेंस। जिसको प्रूव ना किया जाए हम लोग बिना प्रूफ के मान ले, वो हो जाता है अपील टू इग्नोरेंस। रेड हेरिंग क्या होता है कि लोग बातों को, जो मुद्दा है उसको ना बता के इधर उधर की बातें करें। हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है कि जिसमें हम लोग जल्दी से जनरलाइज कर देते चीज़ों को एक ही पहलू को देखते हुए। बेगिंग द क्वेश्चन क्या होता है कि हम लोग एक ही चीज़ को घूम फिर के वहीं पे ही आ जाएं, तो बेगिंग द क्वेश्चन होता है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका है तो ये एक क्वेश्चन, पर इसमें देखो इन्होंने क्या किया, 4 हमसे कॉन्सेप्ट पूछ लिए। अगर आपको एक भी नहीं आता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अब आजकल पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले था कि सिर्फ फिशिंग के बारे में पूछेंगे, अब इन्होंने हैकिंग के बारे में पूछ लिया, वायरस के बारे में पूछ लिया, स्पाईवेयर के बारे में पूछ लिया, एक क्लोज टेस्ट के फॉर्म में देके। देखो क्या बोला गया, इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ नोन एज। जो हम लोग इलीगल, बिना पूछे गैर कानूनी तरीके से किसी के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं उसको बोलते हैं हैकिंग। क्या बोलते हैं? हैकिंग बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैकिंग आ जाएगा। फिर बोला गया आ डैश आर प्रोग्राम डैट सेल्फ रेप्लिकेट। सेल्फ मतलब अपने आप से कॉपी बना लेता है। आर डिज़ाइन टू डिसरप्ट कंप्यूटर सिस्टम, उसको काम खराब करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा वायरस। जो वायरस होता है वो रेप्लिकेट्स कर लेता है फाइल्स को अपने आप। पहले में बी आएगा, फिर क्या आएगा? डी। बी डी का कॉम्बिनेशन मिल गया, हाँ मिल गया, ये रहा बी डी। फिर बोला गया डैश इज वेयर अ यूज़र इज सेंट लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स, मतलब कि गैर कानून, मतलब लगेगा कि हाँ लीगल ही है ईमेल्स। एज सुन एज द ईमेल इज ओपन एंड द रिसिपेंट्स क्लिक ऑन द एम्बेडेड लिंक दे आर सेंड टू अ फेक वेबसाइट। मतलब एक ऐसा ईमेल भेजेंगे जो लगेगा तो बिल्कुल लेजिमेट, बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन उसमें एक लिंक दे रखे होंगे, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग फेक वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो वो होता है फिशिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर बोला गया फिर तो स्पाईवेयर ही आएगा। फिर बोला गया सॉफ्टवेयर डैट मॉनिटर की प्रेसेस ऑन अ यूज़र्स कीबोर्ड। अगर यूज़र जो कीबोर्ड प्रेस करता है एंड रिलीज द इंफॉर्मेशन बैक टू द पर्सन हु सेंड द सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज स्पाईवेयर। मतलब कि हम लोग जो की प्रेस करेंगे वो दूसरे व्यक्ति को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी डी ए सी यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल वुड हैव ट्रू जीरो पॉइंट। ट्रू जीरो पॉइंट कहाँ पे होता है? रेशियो में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, डेली आ रहा है दोनों को, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर सकता है अपने वर्ड्स में। हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से कर सकता है। तो पहला बोला गया रिस्पोंडेंट्स आंसर इन देयर ओन पोस्ट। हाँ, अपने हिसाब से वो चीज़ों को लिख सकता है। जैसे कि 3 ऑप्शन है, क्या आप यहाँ पे डी बना सकते हो? नहीं बना सकते, तो ये क्लोज एंडेड हो गया, ये ओपन एंडेड नहीं है। तो ए तो डेफिनेटली होगा, ए तो होगा। फिर बोला गया दे कैन बी डन क्विकली बाय द इंटरव्यूअर्स, मतलब क्विकली हो जाती है चीज़ें, तो नहीं होता है। क्विकली करने के लिए इंटरव्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लोज एंडेड चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बोला गया दे अलाउ डेरिवेशन ऑफ अनयूजुअल आंसर। हाँ, मतलब ड्राइव कर देते हैं ना हम लोग अनयूजुअल आंसर को। अगर हमें खुद छूट दे दी जाए ऐसे लिखने की तो हम लोग कितना सारा लिख देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? अलाउ हो जाता है इसमें। तो ए एंड सी आर द करेक्ट। पीएच एन इम्पोर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, मतलब पीएच जो होता है वो एक क्वालिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी पैरामीटर, मतलब मापने के लिए। क्या मापता है फिर वो? इज़ अ मेजर ऑफ एसिडिटी ऑन वाटर। ठीक है,
जो pH वैल्यू होती है, pH वैल्यू में क्या होता है, एक ऐसी स्केल होती है इसमें 14 जीरो लिखा रहता है, यहाँ पे 1 से 7 तक होते हैं, फिर यहाँ पे 14 तक नंबर होते हैं, यहाँ पे एसिड चीज़ें शो होती हैं, यहाँ पे बेसिक चीज़ें शो होती हैं, है ना, सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ा होगा। तो एसिडिटी और बेसिसिटी तो ये चेक करते ही करता है डेफिनेटली, तो ए और बी तो होगा, डेफिनेटली होगा ए और बी, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो डी भी हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें लिखा ओनली अप टू 10, नहीं अप टू 10 नहीं होता है, 14 तक होती है ये चीज़ें, ठीक है, तो सी तो इनकरेक्ट हो गया। फिर बोला गया रिप्रेजेंट द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाँ यहाँ पे क्योंकि जो अम्लीय होता है वो H+ डिनोट करता है और यहाँ पे OH- डिनोट करता है, ठीक है, डी हो गया। फिर बोला गया जीरो को कन्फर्म करें डेट वाटर इज पोर्टेबल, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। नेक्स्ट, आ स्टूडेंट walks 1 kilometer in the east direction, then turns to the south and walk 5 kilometer. Thereafter he turns to east and walk 2 kilometer, again turn to the north and walk for 9 kilometer. How far is student from his starting point? देखो, जैसे एक बच्चा है, मान लो ये डायरेक्शन हो गई हमारी, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, वो 1 किलोमीटर चला, ठीक है, चला दिया इसको, फिर वो साउथ में जाता है, यहाँ पे चला, फिर वो यहाँ कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, चला दिया इसको 5 किलोमीटर, फिर वो फिर से ईस्ट की तरफ जाता है, फिर ईस्ट की तरफ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, चला दिया 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर वो नॉर्थ में जाता है और कितना चलता है, 9, यानी 5 से तो ऊपर होगा, तो ये गया 9 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ गया, आरंभिक बिंदु से, तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ से है, कितनी दूरी पे है वो, तो यहाँ से उसकी ये वाली डिस्टेंस हमको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, कर लेंगे। देखो इसको कैसे करते हैं, जैसे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें करने के लिए हम लोगों को, अगर फिगर सही बन गया तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो हमें ये निकाला है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ये जो दूरी है वो कितनी है, 2 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी। ये पूरी तो चाहिए नहीं है, सिर्फ हमें इतनी चाहिए, तो पूरी 9 है, ये नीचे वाली 5 है, तो ये वाली कितनी बचेगी, 9 - 5 यानी 4। यहाँ पे फिर ट्रिपलेट लगा देंगे इसके लिए, क्योंकि ये कैसा होता है, 90 डिग्री पे सारे मोड होते हैं, ठीक है, तो ये वाला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद कितना था, 14 + 9 यानी 25, और इसमें रूट होगा तो 5 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि जो न्यूमेरिकल आईडी ऑफ 32 बिट और 128 बिट डिवाइस ऑन द इंटरनेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखो मैचिंग के फॉर्म में दे रखा है, तो हमें आंसर तो बिल्कुल मतलब पता ही होने चाहिए इनके कैसे हो गया। तो देखो, न्यूमेरिकल आईडी ऑफ 32 बिट और 128 बिट डिवाइस ऑन द इंटरनेट, तो उसको क्या बोलेंगे टेक्निकल टर्म में हम लोग, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस होता है वो कैसा होता है, इंटरनेट डिवाइस होता है उसका हर 32 बिट होता है या फिर 128 बिट होता है, तो ए का तो 3rd हो गया, ठीक है। अब फिर बोला गया यूनिक आईडी फॉर आ नेटवर्क इंटरफेस NIC, क्या होती है उसकी, मतलब एक यूनिक आईडी होती है, तो वो होती है मैक एड्रेस होता है, वो बी का 3rd हो जाएगा, सॉरी बी का 2nd हुआ ना, ये वाला ऑप्शन मिल गया हमें, तो सी का 4 हो जाएगा। एन अरेंजमेंट वेयर बाई अ यूज़र रिमोटली एक्सेस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड अदर रिसोर्सेज वाया ब्राउज़र, तो क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर लास्ट बचा द प्रोसेस ऑफ रनिंग मल्टीपल मशीन ऑन वन फिजिकल सर्वर, तो क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने अपने पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।